कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक हमने लाया है पर्यावरण, जिससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा सबसे पहले, प्रवाल विरंजन का कारण क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रवाल विरंजन का कारण क्या है। प्रवाल विरंजन का कारण क्या है? तो इसका कारण है जुजेंथले शैवाल। क्या है? जुजेंथले शैवाल इसका कारण है। अब ये जुजेंथले शैवाल क्या होता है और प्रवाल विरंजन क्या है? प्रवाल विरंजन को हम इंग्लिश में कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। ये पहले रंगीन होते हैं इस शैवाल के कारण, जुजेंथले शैवाल के कारण यह, ठीक है, रंगीन होते हैं। प्रवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन जुजेंथलम शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उसके ऊपर से हट जाते हैं, तो मतलब जब ये हट जाते हैं, ये रंगीन होते हैं और जब ये हट जाते हैं तो प्रवाल का रंग जो होता है सफ़ेद हो जाता है, ठीक है, वास्तविक सफ़ेद हो जाता है। तो इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो ये मतलब प्रवाल विरंजन के बाद प्रवाल का रंग कैसा है? तो सफ़ेद हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वैश्विक तापमान में वृद्धि से सागरीय जल के तापमान में वृद्धि प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण। तो ऐसा क्यों होता है? प्रवाल विरंजन क्यों होता है? तो वैश्विक तापमान में जब वृद्धि होती है, जिसके कारण सागरीय जल के तापमान में भी वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर के कारण होता है, ठीक है। टेम्परेचर के कारण प्रवाल विरंजन होता है, कोरल ब्लीचिंग होता है। प्रवाल विरंजन के अन्य कारणों में कोरल खनन, मछली पकड़ने की अवैज्ञानिक पद्धति, अवसादों में वृद्धि, एल नीनो आता है जो, ठीक है, भारी वर्षा एवं बाढ़, विवर्तनिक उत्थान आदि, ये सब प्रमुख है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। प्रवाल की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूट्रोफिकेशन से आप क्या समझते हैं? यूट्रोफिकेशन, जिसको हिंदी में सुपोषण बोला गया है, हिंदी में सुपोषण। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, या तो सचिवालय सहायक में आया था, नहीं तो बिहार दरोगा में आया है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक, जिसको हिंदी में सुपोषण बोलते हैं। तो जलीय पारितंत्र के पोषक की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण से उसके ऊपर बहुत सारे, पानी के ऊपर से बहुत सारे जलकुंभी वगैरह निकल आते हैं। जलीय परितंत्र के पोषक के मात्रा में अत्यधिक वृद्धि, और ये पोषक के मात्रा में अत्यधिक वृद्धि कैसे होती है? तो फास्फोरस और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। और ऐसा ये क्यों होता है? तो कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक, सीवेज का गंदा पानी, औद्योगिक कचरा इत्यादि किसी जलीय परितंत्र में पहुंचकर, जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, पोषक की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। यह प्रक्रिया सुपोषण कहलाती है, ठीक है। तो सुपोषण यहाँ से पूछता है, और ये सुपोषण जो होता है उस पारितंत्र में जहाँ पे सुपोषण हुआ है, वहाँ के जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल आपका हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, हैदराबाद का हुसैन सागर झील, ठीक है। वहाँ पे ये ऐसा हुआ है, जिसके कारण वहाँ का पारितंत्र पूरा नष्ट हो गया, हुसैन सागर झील, ठीक है। इसमें सुपोषण की क्रिया देखी गई है। और आगे हम देखेंगे तो पोषकों के मात्रा में अचानक हुई वृद्धि शैवालों की संख्या को अत्यधिक बढ़ा देती है, जिससे जल की सतह पर शैवालों की एक परत बन जाती है, जिसे एल्गल ब्लूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम बोलते हैं। तो ये भी सही बात है, एल्गम ब्लूम की घटना किसके कारण होती है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सुपोषण के कारण होती है, ठीक है। एल्गम ब्लूम जो है जल का रंग परिवर्तित कर देता है। ये जल का रंग परिवर्तित कर समानता हुआ जल के रंग को ब्लू ग्रीन या भूरा या लाल बना देता है। इसे लाल ज्वार भी बोलते हैं, लाल ज्वार बोलते हैं, ठीक है। रेड टाइड्स कब आता है? किसके कारण आता है? तो सुपोषण के कारण। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्सर किसी जल परितंत्र में रेड टाइड्स देखा जाता है, वह किसका परिणाम है? तो वो यूट्रोफिकेशन या सुपोषण का परिणाम है, ठीक है।
जो किसकी अधिकता के कारण होता है? तो फास्फोरस और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के जैविक अन्योन क्रिया, ठीक है, में दोनों जीवों को लाभ होता है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अन्योन क्रिया से अगर क्वेश्चन उठाए तो यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका हो जाएगा म्यूचुअल, जब दोनों को लाभ हो तो म्यूचुअल। ऐसे भी हम लोग फेसबुक पे देखते हैं ना, म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब दोनों का, मेरा भी, और मतलब मैं अगर किसी को फ्रेंड बनाने जा रहा हूँ तो उसके लिस्ट में रहता है म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब पहले से आपका कोई फ्रेंड उसका फ्रेंड है। तो उसी तरह यहाँ म्यूचुअल, दोनों को लाभ होता है, तो इसलिए म्यूचुअलिज्म, ठीक है, दोनों को लाभ होता है, म्यूचुअलिज्म, जिसको हिंदी में सहजीविता बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसका लिस्ट देख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले असहभोजिता, जिसको इंग्लिश में एमेनेसलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो जीव में एक को हानि होती है और एक को कुछ नहीं होता है। माइनस का मतलब हानि, जीरो का मतलब उदासीन, प्लस का मतलब लाभ होता है, ठीक है। तो असहभोजिता में एक को हानि होती है और एक को कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक प्रजाति नुकसान में रहती है जबकि दूसरी प्रजाति और प्रभावी रहती है। पेंसिलिन, इसका एग्जाम्पल याद करना, कवक, बैक्टीरिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। पेंसिलिन, कवक और बैक्टीरिया, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक को हानि होती है और एक को कुछ नहीं होता है, ठीक है, और प्रभावी रहते हैं। वही हम परजीविता, पारासिटिज्म की बात करें, ठीक है, तो एक को लाभ होता है और एक को हानि। तो परजीविता में एक को लाभ होगा, एक को हानि होगा, वही लिखा हो, एक को लाभ मिलता है और दूसरी को हानि मिलता है। उदाहरण अमरबेल हो गया, अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना, ठीक है, अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना। तो यहाँ पे ये अमरबेल को लाभ होता है, जबकि पौधे के पोषण वगैरह यूज करते हैं अमरबेल, इसलिए पौधे को हानि होती है और अमरबेल को लाभ होता है। ओके, अब अगला देखेंगे सहभोजिता, जिसको कॉमनस्लिज्म बोलते हैं, जिसमें एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है, ठीक है। एक को लाभ हो रहा है और एक को हानि होती है, ठीक है। इसमें चूसक मछली शार्क की सतह पर जुड़ी रहती है, ठीक है, सुरक्षा और भोजन प्राप्ति के लिए, और शार्क को यहाँ कुछ नहीं होता है, जबकि चूसक मछली वहाँ से शार्क से भोजन प्राप्त करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सहभोजिता बोलेंगे, जब एक को लाभ हो और एक को कुछ ना हो, लाभ हो और कुछ ना हो तो सहभोजिता, कॉमनस्लिज्म हो जाएगा। और एक को हानि और एक को कुछ ना हो तो वहाँ पे एमनस्लिज्म हो जाएगा, असहभोजिता, ठीक है। अब दोनों को जब लाभ हो तो उसको सहजीविता बोलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था म्यूचुअलिज्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लाइकेन, जहाँ कवक और शैवाल की सुरक्षा तथा शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। कवक जो शैवाल को सुरक्षा और वहीं शैवाल कवक को भोजन देता है। तो दोनों को लाभ होता है, जो हमारा क्वेश्चन था म्यूचुअलिज्म वाला, सहजीविता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता होता है, क्या होता है? तो घटता है। जैव विविधता क्या होता है? घटता है। निम्न अक्षांश की अगर बात करें तो निम्न अक्षांश बोलते हैं विषुवत रेखा को, ठीक है, और उच्च अक्षांश बोलते हैं ध्रुव। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या असर पड़ता है? तो जैव विविधता घटता है। वहीं हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैव विविधता की प्रवणता, इसको, ये जो बढ़ने और घटने का क्रम है, इसको जैव विविधता की प्रवणता बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर जो होता है उसी को ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। प्रवणता, जैव विविधता की प्रवणता, ठीक है, यही कहलाता है, ठीक है। अंतर ऊपर से नीचे आने या फिर नीचे से ऊपर जाने पे जो अंतर होता है ना जैव विविधता में, यही प्रवणता कहलाती है। तो वही क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। पर्वतीय, जब भी हम हाइट पे जाएंगे, चाहे वो अक्षांश हो या पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे हम अक्षांश की बात करें या फिर पर्वतीय क्षेत्र की, अगर इन दोनों केस में हम हाइट पे जाएंगे
मतलब ऊंचाई पे जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जैव विविधता घटेगा, ठीक है, घटेगा, जैव विविधता घटेगा। ओके, तो ये चीज़ दिखा, मतलब ऊंचाई पे जाने पे जैव विविधता घटती है, वही नीचे आने में बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, इन सिटू के अंतर्गत आते हैं क्या, इन सिटू के अंतर्गत आते हैं। ये इन सिटू क्या होता है, तो इन सिटू पहले इसके अंतर्गत आंसर इसका हो जाएगा पवित्र उपवन और पवित्र झील। इन सिटू के अंतर्गत आते हैं। इन सिटू और एक्स सिटू दो होते हैं, ठीक है, दो ये विधि है, मेथड है जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। तो जैव विविधता के संरक्षण की दो विधियाँ, वही जो बताया मैंने, इन सिटू जिसको हिंदी में 100 स्थानें, और एक्स सिटू मतलब 22 स्थानें बोलते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, इन सिटू के का मतलब होता है 100 स्थान, अर्थात अपना घर, अपना जगह। ठीक है, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सिटू में पवित्र उपवन और पवित्र झील तो आता ही, साथ ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, संरक्षित वन, पवित्र उपवन और पवित्र झीलें वगैरह ये सब आती है। वहीं एक्स सिटू की बात करें तो जो मानव निर्मित है, ठीक है, जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, ये इंपॉर्टेंट, वनस्पति उद्यान, ठीक है, जीन बैंक, बीज बैंक, जीन सफारी पार्क, उत्तकीय संवर्धन केंद्र, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब आपका एक्स सिटू में आता है। तो एग्जाम्पल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वही हम अगर बात करें पवित्र उपवन और पवित्र झील की, ठीक है, तो पवित्र उपवन पवित्र झील में सिक्किम का खेजियो पलरी झील है। ये पूछ सकता है खेजियो पलरी झील कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। तो खेजियो पलरी झील सिक्किम में है, जो कि पवित्र उपवन पवित्र झील के अंतर्गत आते हैं और ये इन सिटू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वहीं हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें और तो वॉल्टर जी रोजेन द्वारा जैव विविधता जो है शब्द दिया गया था। जैव विविधता शब्द जो है किसने दिया, वॉल्टर जी रोजेन के द्वारा दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैव विविधता शब्द वॉल्टर जी रोजेन द्वारा दिया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत में कितने हॉट स्पॉट है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं। ओके, भारत में कितने हॉट स्पॉट, 4 हॉट स्पॉट हैं। तो कौन कौन है, तो वो हम देखते हैं कौन कौन है। ठीक है, तो भारत में हॉट स्पॉट 4 है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र दूसरा, पूर्वी हिमालय तीसरा, और सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में पूर्वी हिमालय के बदले कोई और हिमालय दे देगा, या फिर पूर्वी घाट दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ से आप छांट लीजिएगा। और हॉट स्पॉट की बात करें तो हॉट स्पॉट शब्द का यूज सबसे पहले नॉर्मन मार्स ने किया था 1988 में। ठीक है, और विश्व में टोटल हॉट स्पॉट की संख्या देखा जाए तो 36 है। कितने, 36 है हॉट स्पॉट। ठीक है, हॉट स्पॉट होता क्या है, हॉट स्पॉट जो होता है ना, जैव विविधता जहाँ सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, वैसा जगह जहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, अत्यधिक जैव विविधता वाले जगह को हॉट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका मरुस्थलीय पिरामिड होता है उल्टा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है मरुस्थलीय पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, स्थलीय पिरामिड की, तो स्थलीय पिरामिड आपका देखिए सीधा होगा, उत्पाद उपभोक्ता अपघटक। वहीं मरुस्थलीय और सागरीय पिरामिड जो होता है उल्टा होता है। यहाँ देखिए उत्पाद नीचे है, ठीक है, उपभोक्ता बीच में और अपघटक ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा होता है, मरुस्थलीय और सागरीय पिरामिड उल्टा होता है। अब हम बात करेंगे तो अगर बोलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा क्या होता है स्थलीय पारितंत्र में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे आएगा उत्पाद, सेकेंड पे उपभोक्ता, और सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है अपघटक। इसका जस्ट विपरीत मरुस्थलीय और सागरीय की अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा इसमें अपघटक 1 नंबर पे आएंगे, सबसे ज़्यादा अपघटक सेकेंड में ये आएंगे, और थर्ड में
ये आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मरुस्थलीय और सागरीय पिरामिड में सबसे ज़्यादा, तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो अपघटक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वहीं स्थलीय में उल्टा होता है, तो स्थलीय और मरुस्थलीय एक दूसरे के उल्टा है। और एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर हम बात करें तो ऊर्जा का 10% नियम जो है लिंडमान ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। वही सबसे बड़ा, सबसे छोटा पारितंत्र, जैसे पारितंत्र, जल पारितंत्र की अगर बात करें तो सबसे छोटा पारितंत्र जो है पृथ्वी पर जल का बूंद है। वही पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र है, और जिसको महासागर बोलते हैं, ठीक है। वही स्थल पे सबसे बड़ा पारितंत्र की बात करेगा तो घास या टैगा वन है, घास या टैगा वन है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है आपका अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के कंपनी के मालिक, भोपाल गैस त्रासदी के कंपनी के मालिक कौन थे, ठीक है। तो उनका नाम एंडरसन था, जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी की अगर बीजीटी भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसका कंपनी का जो नाम था, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड के जल के साथ अभिक्रिया करने के कारण ये त्रासदी हुई। जल के साथ अभिक्रिया करने के कारण हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड के का जल के साथ अभिक्रिया करने। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, तो इसका CH3NCO होता है, CH3NCO होता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वहीं अन्य परमाणु संयंत्र की घटना जो हुई है विश्व में, जिसमें फुकुशिमा जो कि जापान में है, ये घटना 2011 में हुई थी। वही हम अगर चेर्नोबिल की बात करें जो कि यूक्रेन में है, ये परमाणु घटना जो है 1986 में हुई थी, 1986 में हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये क्या होते हैं, तो CO2 CO ये प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग प्रदूषण के बारे में देखेंगे, ठीक है। पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया, ठीक है, जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती है, प्रदूषण कहलाती है, ठीक है। वैसे प्रदूषक जो मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान है, जो पहले से पर्यावरण में विद्यमान है, ठीक है, रहते हैं, प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं, ओके। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस रूप में उत्पादित होते हैं उसी स्वरूप में बने रहते हैं, ठीक है। ये इसका कुछ वेरिएंट नहीं बनता है, ठीक, जैसे उत्पादित हुए वैसे ही बने रहे, ठीक है, उसे ही प्राथमिक प्रदूषण बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्राथमिक प्रदूषण है। वहीं हम द्वितीयक प्रदूषण की बात करें, द्वितीयक प्रदूषण की, तो जो प्राथमिक प्रदूषण की आपसी अंतरक्रिया से बना हुआ होता है, द्वितीयक प्रदूषण प्राथमिक प्रदूषण से मिल के बने होते हैं, जैसे ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, पैन हो गया, जिसको हम पैन को बोलते हैं प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, या फिर धूम हो गया, ये सब आपका द्वितीयक प्रदूषण में आते हैं, जो प्राथमिक प्रदूषण से मिल के बने हुए आते हैं, ठीक है। तो ये पैन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि पैन का निर्माण कैसे होता है, तो ओजोन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के मिलने के कारण होता है, ठीक है। और इन्हीं के कारण अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में प्रकाशीय रासायनिक ध्रुव देखा जाता है। धुआं जो होता है, प्रकाशीय रासायनिक धुआं, इन्हीं के कारण, पैन के कारण निर्माण होता है। और पैन ओजोन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलके बने हुए होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाशीय रासायनिक ध्रुव की अगर बात करें तो इसके लिए उत्तरदायी PAN, पैन है, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रदूषकों के निवारण के आधार पर, ठीक। तो देख लिया हमने, ग्रीन मफलर संबंधित है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से। सड़क के किनारों पर पौधा लगाने से ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में आया था, ठीक है। वहीं हम अगर बात करें जल प्रदूषण 1974 में, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण 1974 में, जल प्रदूषण 1974 में, वायु प्रदूषण 81 में, और ध्वनि प्रदूषण 2000 में आया था। वन जीव संरक्षण की बात करें तो 1972 में, वन संरक्षण 80 में, और पर्यावरण संरक्षण की 1986 में आया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, इसी के तहत
33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। और एनजीटी की स्थापना, ठीक है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुआ था, जो कि प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सेब परियोजना का संबंध गिद्ध संरक्षण से है। ठीक है, और गिद्ध संरक्षण 2006 में ही आया था। और सेब योजना की बात करेंगे तो 2011 में आया था। ठीक है, और गिद्ध संरक्षण क्यों करना पड़ रहा है, तो डाइक्लोफिनेक, ठीक है, डाइक्लोफिनेक दवा के कारण, जिसको मवेशी को दिया जाता है, और मवेशी जब मर जाते हैं तो इसी दवा का भक्षण करने के 30 दिन के अंदर ही गिद्ध मर जाते हैं। ठीक है, वहीं हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो हम 1973 में बाघ संरक्षण के लिए, एलिफेंट 92 में आया था, और हाथी और उनके आवास के संरक्षण के लिए 1992 में था। 2010 में हाथी को विरासत पशु बनाया गया। सेब आपका 2011 में गिद्ध संरक्षण के लिए। हंगुल 70 में आया था। मगरमच्छ 1975 में आया था। इंडियन डायनो विजन 2020 जो है 2005 में आया था, एक सींग वालों गेंडों के संरक्षण के लिए। इंडियन डायनो विजन 2005 में आया था। ठीक है, लाल पांडा 1996 में आया था, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में लाल पांडा संरक्षण हेतु। कस्तूरी मृग परियोजना 70 के दशक में आया था। कस्तूरी मृग एकमात्र जो है दाचीग्राम अभ्यारण्य है, दाचीग्राम अभ्यारण्य में, ठीक है, आपको पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। वहीं हिम तेंदुआ की बात करें तो 2009 में आया था, हिमालयी राज्यों के तेंदुआ के संरक्षण के लिए। तो कस्तूरी मृग 70, वहीं थामिन मृग 77 में आया था, और मगरमच्छ घड़ियाल कछुआ ये 75 में, एक साथ याद रखिए। गेंडा वहीं 87 में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा देख लेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, संगठन के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें, ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कलकत्ता में है। ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ये भी कोलकाता में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान ये पूछेगा तो कोयम्बटूर में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ठीक है, ये नहीं याद करना है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान, वन्यजीव संरक्षण बोलेगा तो देहरादून उत्तराखंड। वन संरक्षण ये भी उत्तराखंड देहरादून में है। ठीक है, पशु कल्याण बोर्ड की बात करेगा चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में। पशु कल्याण जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में। वहीं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की नई दिल्ली में हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट नोएडा, ठीक है, नोएडा में है। उसके बाद ये सब नहीं पूछेगा। अब हम कुछ संस्था की बात कर लेते हैं जो स्थापित कब हुआ था। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट कौन था तो देख लीजिए, प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, कोयम्बटूर सलीम अली पक्षी। ठीक है, उसके बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान और वन सर्वेक्षण ये दोनों हो गया। पशु कल्याण और जैव विविधता ये दोनों हो गया। ठीक है, बाद में चिड़ियाघर वाला भी नई दिल्ली। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएनईपी की स्थापना नैरोबी, ठीक है, यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में 1972 में हुआ था। यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, आगे चलेंगे। IUCN प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है, इसके IUCN की स्थापना 1948 में हुआ था। ठीक है, संकटग्रस्त जीव के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। ठीक है, आगे हम बात करेंगे WWF की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, ये IUCN भी आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। साइट्स की अगर बात करें, वन जीव संरक्षण लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, साइट्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका भी मुख्यालय है। 1975 में साइट्स 1975 में आया। ठीक है, इसके बाद और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, चलते हैं अभी आगे। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देखेंगे हम। अर्नी नेज ने 1973 में गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, और ये अच्छा है। ठीक है, डीप इकोलॉजी किसने दिया? अर्नी नेज ने दिया। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? सौर ऊर्जा से मिलता है। ठीक है, पारिस्थितिकी में डाइक्लोफिनेक पशुओं की दर्द निवारक दवा है। यह दवा मृत पशुओं के भक्षण द्वारा गिद्ध में प्रवेश करती है, जिससे 30 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। गिद्ध की 30 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। 30 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे हम अगर बात करें, एक मार्क, ये क्या है? फुट मार्क है, एक मार्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, विशालकाय पशुओं के 5 चिन्हों की सहायता उनकी जनसंख्या आकलन किया जाता है इसके द्वारा। सिगरेट में जो होता है आपका क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन, बेंजीन तथा अल्प मात्रा में निकोटीन भी पाया जाता है। ठीक है। ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। जो सड़क के किनारे लाए गए उसको ग्रीन मफलर कहा गया। टाइलर पुरस्कार, टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय है। तो टाइलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण के क्षेत्र से है, पर्यावरण के क्षेत्र से। ओके, ठीक, आगे देखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक थैले की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन की होनी चाहिए। असम सरकार ने माजुली नई द्वीप पर को 2020 तक देश का पहला कार्बन मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। ये सब इकोलिप्टस, ये अच्छा है। इकोलिप्टस वृक्ष पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ओके, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनईपी ने 1987 में ग्लोबल 5000 पुरस्कार, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदान किया। 1987 से ग्लोबल, ये पर्यावरण से संबंधित है। टाइलर हो गया, ग्लोबल 5000 हो गया पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। एंडोसल्फान जो है एक खतरनाक कीटनाशक है जिससे मानसिक और शारीरिक विकृतियां होती है। दांची ग्राम, अभी मैंने तुरंत बताया कि हंगुल मृग के लिए जाना जाता है। हंगुल परियोजना 1970 में लाया गया था। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह जनपद जम्मू कश्मीर में है। यूनेस्को के प्राकृतिक विरासत स्थल की सूची में भारत के 7 स्थल शामिल हैं, जिसमें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी फूलों की घाटी उत्तराखंड में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम, मानस असम, केवलादेव राजस्थान तथा पश्चिमी घाट हैं। 7 प्राकृतिक स्थल शामिल किए गए। वहीं जिम कॉर्बेट की बात करें तो उत्तराखंड में 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हैली था। और राजस्थान का केवलादेव जो कि साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है, यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे मॉन्टेक्स सूची में शामिल किया गया। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। जल्दपारा की अगर बात करें, जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है। वहीं हम केवुल लामजाओ की बात करें, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। असम का काजीरंगा एक सिंग वाला, तो असम और पश्चिम बंगाल एक सिंग वाले गेंडे के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। और वहीं मानस की अगर बात करें तो जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। असम का मानस जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार पे। ठीक है। गिर के शेरों के रखे जाने हेतु कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का चयन किया गया है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश को जलवायु उष्ण कटिबंधीय में उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित हो सकती है। नीलगिरी ताहर जिसको मेघ बकरियां बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय नीलगिरी ताहर कहाँ? केरल में पाया जाता है। 1872 में स्थापित येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क जो है कच्छ की खाड़ी 1982 में जामनगर गुजरात में स्थित है। हाइड्रोजन, डीजल और पेट्रोल, केरोसिन, कोयला, सीएनजी इत्यादि की अपेक्षा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है। हाइड्रोजन जेट्रोफा हो गया, पिग्मिया हो गया, सूरजमुखी आदि बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं। बायोडीजल किससे? जेट्रोफा, पिग्मिया और सूरजमुखी से। ग्लूकोज, शक्कर, महुआ आदि से प्राप्त एथेनॉल एक हरित ईंधन है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन तथा पेन की बात अगर करें तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण करते हैं। अभी मैंने ये बताया ऊपर। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सिक हेमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है तथा श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक निर्मित उत्पाद जैसे पॉलीथीन और जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं। इसके अपघटन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए जैविक सूचक का कार्य करता है। इसका निर्माण
कवक और शैवाल सहजीवी संबंध के परिणाम स्वरूप होता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण अत्यधिक है। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली योजना है। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित रखता है। वहीं हम डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो धार मध्य प्रदेश में है। कजरी जो है कहाँ है? जोधपुर में है। कजरी कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। वहीं नीरी नागपुर में है। कजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। वनोन्मूलन भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन है तो जैसे नीलगिरी ताहर कहाँ पाया जाता है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। पेन का निर्माण कैसे होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ओजोन के मिलने से होता है, और इसी के कारण क्या बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम बनता है। इम्पोर्टेंट है। कजरी कहाँ है? ठीक है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, मध्य प्रदेश में। एजेंडा 21 का संबंध कहाँ से है? सतत विकास से संबंधित है। वही हम लाइकेन वाला तो कवक शैवाल तो सबको मालूम होगा। जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का एक सिंग वाला गेंडा। वहीं असम का काजीरंगा जाना जाता है, जबकि मानस जो है जंगली भैंसा के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। अंडमान का सबसे छोटा द्वीप पूछे, छोटा नहीं, साउथ बटन द्वीप जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। वहीं यूएनईपी द्वारा ग्लोबल सास्कावा पुरस्कार जो है, ठीक है, 500 जो है ये 5000 की 500 पुरस्कार जो है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। वहीं टाइलर भी इसी के लिए है। ग्रीन मफलर इंपॉर्टेंट है आपका। सिगरेट से धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेंजीन निकलता है। ठीक है। अर्नी नेज ने दीप प्रस्थित की शब्द दिया था। इंपॉर्टेंट है। अर्नी नेज ने दिया था। अर्नी नेज ने दिया था। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। और चैनल पे उपस्थित जो कंटेंट हमने डाला है, अगर वो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।